हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नई स्टोरी कवर करने वाले हैं। क्या स्टोरी करेंगे? तो आज स्टोरी देखेंगे कि हमारे आजू बाजू में किस टाइप के सब्सटेंस होते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था कि डिफरेंट जो आपका 5th लेसन था उसमें किस तरह से मैटर्स जो सब्सटेंस होते हैं वो अपनी चीज़ों को मीन्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर के वजह से चेंज हो जाते हैं, वो देखा। फिर मेटल्स देखे, फिर कुछ नॉन मेटल जैसे ब्रिटल वगैरह हम लोग ने इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें देखी। तो उसको स्टडी करने के बाद एक न्यू लेसन फॉर्म हो गया, दैट इज़ योर 6th लेसन। किसके बारे में? दैट इज़ अ सब्सटेंस इन आवर डे टू डे यूज़, हम लोग जो हर दिन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि माय नेम इज़ प्रमोद भोज और मैं आपके साथ ये 6th स्टैंडर्ड के साइंस लेसन डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। ओपन योर बुक्स। ओके, चलो। हियर इज़ अ सब्सटेंस इन डेली यूज़। आप लोग बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ करते हो। जैसे आप लोग अभी बैठे हो चेयर पे बैठे हो, तो चेयर एक सब्सटेंस है। किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है, वुडन मटेरियल है। डेस्क है, वुडन मटेरियल है। पेन है, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ मेटल्स के बने होते हैं। ओके, तो ये सारे सब्सटेंस होते हैं ना जो हम लोग डे टू डे यूज़ करते हो। जैसे कप ऑफ टी, तो ये कप है जो आपका कॉफ़ी मग होगा या टी मग होगा, वो किससे बना है? सॉइल से, क्ले सॉइल, ओके, उससे बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बार यूज़ करते रहते हैं। इवन योर शूज़ आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, है ना। किससे बना है? लेदर से हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है या रबर हो सकता है, किसी भी मटेरियल से हम लोग बनाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे डिफरेंट हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं? तो हियर वी नो देयर प्रॉपर्टी। जो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि हर एक सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे एंड देन वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। तो हियर द सब्सटेंस वी कैन यूज। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, तो ये किस किस चीज़ों के? दिस इज अ मेटल, प्लास्टिक एंड इट्स अ वुडन। तो कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ देयर मटेरियल। उसके मटेरियल से हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस किस चीज़ों से बने हुए, जो मैंने पहले ही स्टडी कर दिया था अपने 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर में मैंने इस मटेरियल के बारे में स्टडी किया है। यस, आपने भी किया था। तो ये यहाँ पे पता चला। नाउ सब्सटेंस एंड द ऑब्जेक्ट। सब्सटेंस से बनने वाले ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये किससे बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स। एंड द ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्पेसिफिक शेप। जो सब्सटेंस होता है, सिंपल चीज़ है कि वुडन का मैंने सब्सटेंस लिया, जो वुडन की चीज़ होगी, तो ये वुडन की चीज़ क्या होगी कि एक पार्टिकल से बनी हुई है, बराबर। और ये पार्टिकल्स को मैंने मॉडिफाई कर दिया और चेंज देयर शेप। मैंने क्या कर दिया? उसको शेप चेंज कर दिया एंड यूज एज आई वांट, दैट इज अ चेयर। मैंने चेयर की तरह यूज कर दिया। देयर इज ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाई शेप, देयर पार्ट हैविंग द स्पेसिफाई अरेंजमेंट। क्या कर दिया था? शेप चेंज कर दिया ना, तो यहाँ पे आ गया शेप। देयर इज शेप एंड द अरेंजमेंट। मैंने उसको डिफरेंट टाइप से अरेंज कर दिया। एक बैठने के लिए किया, एक टेका लगाने के लिए, पीछे का एक सपोर्टर क्रिएट किया, फिर नीचे 4 पेयर क्रिएट किया। अरेंजमेंट बाय विच आइडेंटिफाई देम। वी यूज वुड, प्लास्टिक एंड स्टील टू मेक द टेबल, चेयर एंड कबोर्ड। हम लोग ने डिफरेंट चीज़ें हम लोग ने अभी यहाँ पे देख ली। तो दिस सब्सटेंस हैव अ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक
these articles means यहाँ पे मुझे क्या मिला दूसरा वर्ड strength means कबोर्ड का strength ये different होगा than your table. ओके कबोर्ड का strength ये different होगा than your table and there is a different in a wooden का strength different हो जाएगा बराबर. चलो तो here also this substance can given to desired shapes and considering the property. उनको desired shape दिया जा सकता है as per their considering the property. property क्या है वुडन की प्रॉपर्टी क्या है उस हिसाब से उसे चेंज किया जा सकता है. हम उसे कोई भी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई नहीं कर सकते. कोई भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही मॉडिफाई कर दिया चलेगा नहीं, वो सब्सटेंस सस्टेन नहीं कर पाएगा. इट्स नॉट सस्टेन. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए उसकी प्रॉपर्टी को परफेक्टली जानना है. सम सब्सटेंस और मटेरियल्स कैन बी यूज मेक द ऑब्जेक्ट एंड स्टडी. दैट इज अब यहाँ पे क्लोथ है तो क्लोथ किससे बनता है फाइबर थ्रेड्स उससे बनता है. उससे क्या क्या बनते हैं साड़ी बनती है हैंडकरचीफ बनता है. फिर आयरन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वेपन्स और मशीन्स टूल्स ये सारे इलेक्ट्रिकल पोल्स ये सारे आयरन से बनते हैं. एल्यूमिनियम में किचन यूटेंसिल्स ये सारे उसमें बन रहे. बाय स्टडिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन bifurcate or change or divide them into two types. हम लोग इसे दो टाइप में चेंज कर सकते हैं. किस में? फर्स्ट इज अ नेचुरल सब्सटेंस एंड अनदर इज अ मैन मेड सब्सटेंस. नेचुरल सब्सटेंस एंड द मैन मेड सब्सटेंस. नेचुरल क्या होगा समझो चेयर आपके पास दिखाई गई है तो चेयर का नेचुरल सब्सटेंस क्या होगा नेचुरल सब्सटेंस हो गया वुड एंड चेयर इज अ मैन मेड सब्सटेंस where we change the shape and the arrangement and thereby we make the different substance and that is man made substance. ये होंगे man made substance. तो here natural substance अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेदर जूट वूल कॉटन water, all these are the natural substance. natural substance में क्या क्या है natural substance क्या होंगे जो हमें नेचर से मिलते हैं. क्या किससे मिलते हैं नेचर से मिल रहे हैं. तो ये नेचर से मिलने वाले सब्सटेंस को हम लोग नेचुरल सब्सटेंस कहेंगे. ओके दिस कॉल्ड द नेचुरल सब्सटेंस. द सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचर is called natural substance. Which substance available in nature it's called the natural substance. Okay, now this substance of the first group is obtained the living things. पहला कहाँ से मिल रहा है मुझे through the living things. Substance obtained from the living things is called a biotic substance. Which are the biotic substance? That is a plant and animal. Substance obtained from the living things that is from the plant and animal. Plant और animal में क्या क्या substance हो सकते हैं चलो और क्या wood मिल गया yes cotton plant से दिया है मिल गया. तो ये हमारे प्लांट ओरिजिन सब्सटेंस है. और एनिमल में लेदर एनिमल का है. तो ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो बायोटिक सब्सटेंस कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा उसको बायोटिक सब्सटेंस. मीन्स नेचुरल सब्सटेंस को भी हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट. पहला हमें क्या मिला नेचुरल और मैनमेड. नेचुरल सब्सटेंस एंड मैनमेड सब्सटेंस. अब नेचुरल सब्सटेंस में पहले मुझे मिला देर इज अ बायोटिक सब्सटेंस. देर इज अ बायोटिक सब्सटेंस मीन्स लिविंग फैक्टर्स जो भी लिविंग फैक्टर्स हैं प्रोड्यूस
some substance that's called the biotic substance. Air, soil, water are the abiotic substance. Means उसमें जान है क्या? नहीं. They are living factors? No. तो ये stone, soil living factors नहीं है. Water living factor नहीं है. Next, here is a air. Air is a non-living factor, so it's a abiotic factors. And there is a not obtained from the living things, and there are called abiotic substance. जो substance मुझे abiotic से मिलते हैं, जो substance मुझे abiotic से मिलते हैं, that's called the abiotic substance. Simple thing, there is a minerals. Minerals ये क्या होंगे? जो metal है वो क्या होगा? abiotic substance. Metal ये abiotic substance है. But coal, petroleum product ये biotic होंगे because they are made of because of the biotic substance. Biotic substance मरने के वजह से वो create हो गए, तो ये हो गए biotic substance. Okay, तो here we divide the natural substance into two forms, that is biotic and abiotic substance. Clear? चलो अब next चलते हैं. Here is some examples. अब यहाँ पे पेपर है, वुड है, ग्रास है, लीव्स है एंड कॉटन. ये सारे किसमें? यहाँ तक तो ये बायोटिक सब्सटेंस में है. These things are the biotic substance. These are the also biotic substance, but these things are a abiotic substance. Metal है, कप है, सॉइल है ना, तो ये abiotic substance हुआ. ओके, चलो नेक्स्ट. How the leather would different from the jute and cotton. Leather and wood ये कैसे different है? Leather and wool are the animal origin. क्या हो गए ये? Leather and wool. Leather and wool are the animal origin. Leather and wool is a animal origin. Leather कहाँ से मिलता है? That is from the skin of animal. Skin of animal. Dead animals होते हैं तो उनकी skin से leather लिया जाता है और उससे डिफरेंट बैग्स, जो जैकेट्स होते हैं, इवन बेल्ट, पर्स, इस तरह से कुछ शूज़, ये सब बनाया जाता है. तो दिस इज अ एनिमल सब्सटेंस. वुल कहाँ से आता है? वुल इज अ शिप के हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं ना, उससे निकाला जाता है और उससे वुलन के स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं. तो ये क्या हो गया? These substances are related to animal. These substances are related to animal. So this called the animal origin. That is jute and cotton. Jute क्या होता है? प्लांट है. जूट का क्या होता है? प्लांट होता है. ये जूट का प्लांट होता है ना, सिंपल प्लांट होता है. उसको कटिंग करने के बाद उसको पानी में भिगो के रखते हैं. ओके, पानी में भिगो देते हैं. पानी में भिगोने के बाद क्या होता है? उसका फाइबर, उसके जो प्लांट के जो स्टीम्स होती है ना, स्टीम्स के रेशे डिवाइड हो जाते हैं. बहुत दिनों तक भिगो के रखते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के बाद उससे डिवाइड करके फिर सुखाया जाता है एंड इट्स क्रिएट द फाइबर. दैट इज अ जूट फाइबर. जो अपनी गोनी होती है ना, बड़ी बड़ी सैक्स होती है, वो बनाई जाती है उससे. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये जूट हो गया. कॉटन क्या हुआ? कॉटन फ्रॉम द प्लांट. ये भी क्या है? कॉटन प्लांट होता है. उससे ये कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं. मीन्स वो भी क्या करते हैं? उसके जो फूल होता है, कॉटन का क्या होता है? एक फ्लावर होता है. उसको खुलने के बाद उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें से सीड्स वगैरह डिवाइड किए जाते हैं. फिर इस कॉटन के थ्रेड्स को ये किया जाता है, कोम्बिंग किया जाता है
और उसके बाद इससे यान बनाए जाते हैं, दैट इज थ्रेड बनाया जाता है, ये थ्रेड बनाए जाते हैं और फिर कपड़े बनते हैं, है ना। तो ये हो गए प्लांट ओरिजिन, ये क्या हो गए, प्लांट ओरिजिन। तो नेचुरल सब्सटेंस में मुझे बायोटिक, अबायोटिक एंड एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन मिल गया। नाउ डू यू फाइंड द प्लास्टिक, नाइलॉन, ब्रास, सीमेंट इन नेचर। तो प्लास्टिक, नाइलॉन, ब्रास ये सारी चीज़ें ओरिजिनल इसमें है क्या, नेचुरल सब्सटेंस में है क्या, नहीं। दे आर अ मैन मेड सब्सटेंस, देर आर द मैन मेड सब्सटेंस। तो ये मैन मेड सब्सटेंस कैसे होते हैं वो देखते हैं, चलो। The human nature is a strive for the newer thing and try to make life more comfortable. Human nature ही ऐसा है कि हम लोग शॉर्टकट देखते हैं और इजी हो जाए, सब कुछ इजी हो जाए, बराबर। तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है और विदाउट दैट वी कैन गो अप, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो दिस इज ह्यूमन नेचर। अब ये ह्यूमन नेचर ने क्या किया कि हमें डिफरेंट आर्टिकल्स की ज़रूरत है। जैसे मुझे बैठना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसी इजी चीज़ हो। पहले मैं क्या करता था, यहाँ पे स्टोन एज में हम लोग स्टोन लेते थे, उसके ऊपर बैठते थे, पर स्टोन को मूव करना क्या होता है, बहुत हैवी हो जाएगा, बराबर। देन वी यूज़ द वुडन ब्लॉक। अब वुडन ब्लॉक भी थोड़ा हैवी होने लगा, तो मुझे कहीं पे लेके जाना है तो हियर वी मेक द सम स्टूल का जैसे एक चीज़ बनाई, ऊपर फ्लैट, नीचे 4 पैर, जो इजी है मूव करना, वो हो गया। फिर चेयर जो पीछे भी रिक्लाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग डेवलप करने लगे। इवन सॉइल के भी पहले सॉइल के बर्तनों से ही खाना पकाया जाता था, सॉइल के ही पॉट होते थे। मेटल मिलने से पहले, मेटल तभी बहुत महंगा था, तो जो गरीब लोग होते थे वो सॉइल के बर्तनों में खाना पकाते थे। इवन रोटी वगैरह बनाई जाती थी ना, वो सॉइल के बर्तन होते थे, उसमें बनाए जाते थे और उसकी टेस्ट एकदम मस्त होती थी, वो मिट्टी की खुशबू उसमें होती थी, बेक सॉइल की खुशबू वहाँ पे आती थी। तो वो एक होता था। क्योंकि आजकल भी कुछ ऐसे होते, मीन्स आपने अगर कोरा केंद्र, मीन्स गवर्नमेंट का जो ये रहता है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशंस होते हैं, तो वहाँ पे इसका ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाए। तो ये क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, पर यहाँ पे क्या होगा, आपको ये बर्तन मिलेंगे तो कभी ना कभी तो ट्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हो ना, ये मिल जाते। तो कढ़ाई ले लो जिसमें आप अपनी दाल वगैरह पका सकते हो, तो ये जल्दी टूटते नहीं है, पटकोगे तो टूटेंगे, बराबर। बट अब यहाँ पे पटकने से टूटने लगे, तो अभी क्या करें, तो फिर मेटल यूज़ करने लगे। अब मेटल में क्या हुआ, मेटल के हेवीनेस है, मेटल में क्या है, हेवीनेस है। तो मुझे पानी भर के घर में लेके जाना है, तो बहुत मेटल हेवी है, तो हियर वी यूज़ द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हेवी नहीं है, बराबर। एंड मेटल जितना ही स्ट्रेंथ देता है उतना ही मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है, तो हियर वी मीन्स यहाँ पे मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है, ह्यूमन बीइंग्स खुद को जो कंफर्टेबल लग रहा है उसी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म करने लगे। एंड ओनली एज अ रिजल्ट एट द एफर्ट्स मैन not only learn to use the substance but also begin to process them to a new substance। सिर्फ उसे यूज़ नहीं कर रहा है, उससे न्यू चीज़ों को फॉर्म कर रहा है। जैसे मिट्टी के बर्तन से हम लोग अभी टी पॉट वगैरह स्टैचूज़ बन जाते हैं,
तो वो सब बनते, डॉल बनाई जाती है। सेवरल सब्सटेंस आर ईजियर टू यूज एंड कैन मेड अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ लो कॉस्ट। जो नेचुरल सब्सटेंस थे ना वो हमें ईजीली मिलने लगे और बहुत ज़्यादा सब्सटेंस क्रिएट होने लगे, है ना, तो वो हम लोग और ज़्यादा यूज़ करने लग गए। Therefore, this substance come to use in large scale, and this great many such man-made substances are used today. There is the man-made substance. There is the new substance produced by processing naturally available substance. New substance is made by new substance made by the naturally available substance. Naturally available substance called man-made substance. उसे हम लोग man-made substance कहते हैं। जैसे मिट्टी से मैंने क्या बनाया, ब्रिक्स बनाई। मिट्टी से और क्या बनाया, मिट्टी से मैंने वेसल्स बनाए। मिट्टी से और क्या बनाया, घड़ा बनाया। मिट्टी से मैंने घर बनाया। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल सब्सटेंस थी ना, तो उससे मैंने क्या क्या बनाया, मेटल से बहुत सारी चीज़ बनाई। तो ये डिफरेंट यूज़ करना चालू कर दिया। मीन्स एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट यूजेस, एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट यूजेस करने लगे। तो दिस इज अ मैन मेड सब्सटेंस, और इसी तरह से मैन मेड सब्सटेंस शुरुआत हो गया। अर्लियर आयरिस और द क्रैप्स आर द मेड ऑफ द ग्रास एंड द स्टॉक क्लॉथ वेर यूज टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन। आपने देखा होगा गाँव में होता है जो केन्स होते हैं ना, बाम्बू के केन्स, हाँ, उसको कट किया जाता है और उससे एक कैप जैसा टोपी बनाई जाती है। मीन्स ये और पूरा इधर तक होता है पीछे के साइड से। मीन्स अप्रॉक्सीमेट इसका एक ये बता देता हूँ। इस तरह से ये हम लोग आगे लेते, ये भाग साइड का है, ये है ना, ये साइड से आता है और ये बारिश से बच जाता है। क्या होता है, बारिश से बचाने में काम आता है। जो वुडन के स्टिक्स से या ग्रास के स्टिक्स से हम लोग बनाते हैं, वुडन स्टिक्स या ग्रास स्टिक्स से। देन हम लोग ने यूज़ किया क्लॉथ ऑफ अम्ब्रेला। देन उसके बाद आने लगे रेनकोट्स जो प्लास्टिक से बने होते, स्कूल बैग्स। नाउ बुक कवर ऑल्सो यूज इन द प्लास्टिक। सारे हम लोग अभी प्लास्टिक के यूज़ करते, बैग्स भी अभी प्लास्टिक में मिलते। क्यों, बिकॉज स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे यूज़ करने लगे फॉर आवर कंफर्टेबल जोन, फॉर आवर कंफर्ट। तो कंफर्ट के लिए हम लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करने लगे। डेलिकेट आर्टिकल्स, पेरिशेबल फूड्स एंड रिक्वायर द पैकिंग। सो टू पैक द टीवी सेट्स वगैरह, इसके लिए मुझे चाहिए तो बिग कार्टन्स एंड थर्मोकॉल भी यूज़। क्या यूज़ करने लगे, थर्मोकॉल। बिग कार्टन्स किससे बनते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द ग्रास के कार्टन्स। ग्रास के वजह से एक बड़े कार्टन्स, जाड़ा कार्टन बनाया जाता है, उससे बॉक्स बनाए जाते हैं। इवन थर्मोकॉल तो ये केमिकल है जो थर्मल के वजह से, गर्म होने के वजह से वो ये हो जाता है। तो ये दूसरे कार्टन्स बनने लगे। देन ऑल दिस आर द मैन मेड एंड द सब्सटेंस आर द वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, ये यूज होने लगे, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो। तो ये सारे मैन मेड फैक्टर्स हैं। मीन्स मुझे बहुत इजी फील होना चाहिए। दीज आर द मैन मेड फैक्टर्स, और ये हम लोग यूज़ करने लगे।
क्लासिफाइंग द वेरियस सब्सटेंस अवेलेबल इनटू हाउस एज अ नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंस। हम लोग क्या करते हैं, अभी नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंस को क्लासिफाई कर लेते हैं। चलो, फर्स्ट नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंस। नेचुरल में पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे और अभी क्या करते हैं। यहाँ पे नेचुरल बाम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट, फ्रूट्स एंड द लाइम्स। शेड बनाया जाता था बाम्बू और स्टोन, सॉइल से दीवारें चढ़ाई जाती थी और घर बनाया जाता था। अब क्या होता है, ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, गैल्वेनाइज शीट, पत्रा ऊपर से शीट होते हैं ना गैल्वेनाइज की, वो लगाई जाती है। क्ले टाइल्स, प्लास्टिक के एस्बेस्टॉस शीट्स हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो फॉर दिस इज द मैन मेड सब्सटेंस। सेकेंड इज अ राइटिंग मटेरियल। व्हाट इज द राइटिंग मटेरियल? राइटिंग मटेरियल में तो बहुत डिफरेंट होते थे। पहले हम लोग स्टिक और इंक, इवन जो फेदर्स होते हैं ना, फेदर का पीछे का भाग स्टार्क, उसको भी हम लोग यूज़ करते थे। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम लोग यूज़ करते थे। लीव्स, फिर भोजपत्र, पेन मेड फ्रॉम द रीड्स, ये डिफरेंट हम लोग यूज़ करते थे। केव्स की पेंटिंग में तो वो कूरेदा जाता था, मीन्स उसको स्टोन से ही उसे डिज़ाइन बनाई जाती थी। अब हम लोग क्या करते हैं, पेन, पेंसिल मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, मेटल एंड नोटबुक। ना ट्रेंड टू द यार्न एंड फाइबर। क्लोथ में हम लोग के पास कॉटन, सिल्क और वुल थे पहले। अभी क्या है, रेयॉन, नायलॉन, ये नए चीज़ें आ गई, बराबर। रेयॉन, नायलॉन, ये सारी नई चीज़ें, तो वो हमारे पास मिलने लगी। मीन्स अब यहाँ पे अगर कंप्लीट किया जाए, सब्सटेंस आर डेली यूज, मैनमेड है तो यहाँ पे क्या आएगी, नेचुरल में बायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक मिलेगा। नेक्स्ट मैनमेड में क्या होगा, मैनमेड सब्सटेंस क्या है, मैनमेड सब्सटेंस क्या था, मैनमेड सब्सटेंस आर द कंफर्ट के लिए हम लोग बनाते हैं। तो ये मिला, तो ये बंद हो गया यहीं पे। नेक्स्ट बायोटिक सब्सटेंस में प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। तो प्लांट ओरिजिन में कॉटन, प्लांट ओरिजिन में क्या मिला, कॉटन मिला, एंड ओरिजिन दैट इज एनिमल ओरिजिन में लेदर। समझा? मैं बोल रहा था, आपने लिख लिया, वेरी गुड। तो परफेक्टली लिखा करो। नाउ इज अ ग्लास कैन बी मेड ऑफ द सैंड एंड सिलिकॉन। अब यहाँ पे एक चेंज हमारे पास आता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हम लोग चेंज कर सकते इन ओरिजिनल सब्सटेंस, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। सिंपल थिंग, एक मिट्टी का घड़ा है, ओके, मैंने तोड़ दिया, बीट करके उसको चूरा बना दिया, अब ये मिट्टी बन गई, यस, सॉइल बन गई ना ये, ओके। बट कांच का घड़ा है, तोड़ दिया, अब ये कांच बन गई, जिससे वो बना था जो नेचुरल सब्सटेंस है सिलिका, वो है इसमें नहीं, तो हम लोग उसको वापस ले सकते हैं नहीं। मीन्स सम चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल, सम चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल। तो यहीं पे वही बताया गया, दैट इज अ ग्लास मेड फ्रॉम द सैंड एंड द कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूछा जाता है, परफेक्टली याद रखो, ग्लास मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, उनको हीट किया जाता है, गर्मी के वजह से ग्लास क्रिएट होती है। देन ग्रीन चिली, टमाटो
turning red after some time, and they ever seen the heard the red tomato being a green again? No. तो रेड टमाटो फिर से ग्रीन होता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज हुए, इस वजह से वो रेड हो गया है। मीन्स राइपिंग ऑफ मैंगो। मैंगो जब पहले होता है कैरी होता है ग्रीन कलर का, वो पक गया तो क्या हो गया? मैंगो हो गया। तो मैंगो से फिर से कैरी होगी? नहीं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो सकते, कुछ इरिवर्सिबल होंगे। While making the man-made substance, the property of constituent undergo change, and this change occurs due to certain chemical reaction. क्या मिल गया? ये चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस के वजह से जो चेंज क्रिएट हो गए ना, वो इरिवर्सिबल होंगे, वो रिवर्स नहीं होंगे। These changes of the property are permanent. ये changes क्या हो जाएंगे? Permanent हो जाएंगे, and the original substance cannot be obtained again. The original substance cannot be obtained again from that substance, and that's why it's called the irreversible change. इसीलिए इसे कहते हैं irreversible चेंज। इरिवर्सिबल चेंज में क्या हो गया? सिंपल थिंग समझो, पानी है, पानी में मैंने क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया, तो मीठा हो गया ना पानी मीठा हो गया। यस, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ फिर से पानी में। यस, कैसे? तो उसको बॉईल कर लो, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन, हम लोग ने देखा ना, हीट के वजह से पानी वेपराइज होगा, शुगर नहीं होने वाली। शुगर होगी नहीं, तो पानी मिल जाएगा। सॉइल डाल दिया, पानी खराब हो गया, फिल्टराइज करो, मिल जाएगा। बट सॉइल से मैंने सैंड और कार्बोनेट से कांच बना दी, अब ये कांच से मुझे सॉइल मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कुछ चेंजेस बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, चेंजेस बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। जब किसी भी चेंज में केमिकल रिएक्शन होगा, किसी भी चेंज में केमिकल रिएक्शंस होगा, वो चेंज इज अ इरिवर्सिबल चेंज। उसके बाद वी कांट ऑब्टेन आवर ओरिजिनल प्रोडक्ट। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उसे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सो ओरिजिनल दैट इज अ केमिकल चेंज के वजह से क्या क्रिएट होगा? इरिवर्सिबल चेंज। अंडरस्टैंड? इरिवर्सिबल चेंज होगा बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ प्रोडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस। अब हमें पता चल गया मैनमेड क्या है और नेचुरल क्या है। अब हम लोग कुछ प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस देखने वाले हैं। जैसे अब पहला यहाँ पे आ गया है रबर। तो रबर दो टाइप में मिले, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल रबर ये पेड़ से निकाला जाता है। पेड़ का जो पेड़ ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज को एक खांचा मार ये किया जाता है और उसके नीचे एक केन लगा दिया जाता है और उसका जो लैटेक्स मीन्स उसका जो जूस आता है उससे रबर प्रोसेस किया जाता है। तो दिस इज़ अ नेचुरल। ये पहला जो चीज़ है वो नेचुरल होगी और उसके बाद हम उसमें डिफरेंट प्रोसेस करते हैं एंड मेक द man-made rubbers. Then we make the man-made rubbers. So here natural rubber is obtained from the gum or sap of a tree. That is the sap is called the latex. मैंने बताया था क्या? latex. इसे क्या कहेंगे? latex. Rubber has a particular odor and it is a white color. रबर को क्या है? एक पर्टिकुलर स्मेल होगा। ओके, ये रबर को स्मेल होता है एंड
वो जनरली वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास इरेजर दिखा है डिफरेंट कलर का, ये जो बॉल है ये भी रबर का है, तो ये भी डिफरेंट कलर का है। तो कैसे? तो हियर वी अल्टर दिस थिंग्स, हम लोग ने क्या कर दिया, मैन मेड ने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। देयर इज अ वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वॉल्केनाइजेशन मीन्स रबर को प्रोसेस करना। व्हाट इज रबर को प्रोसेस करना? रबर इज हीटेड विद द सल्फर फॉर 3 to 4 आवर। किसके साथ? सल्फर के साथ। सल्फर के साथ उसको गर्म किया जाता है। टू गिव द हार्डनेस टू द रबर, सल्फर इज मिक्सड इन इट एंड इट्स प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज मिक्सचर इज डिटरमाइन। ये डिटरमाइन करेगा द पर्पज ऑफ रबर विल बी यूज। मीन्स सल्फर जो कितना हमें उसमें मिक्स करना है, मुझे रबर ये सॉफ्ट बनाना है या हार्ड बनाना है, सॉफ्ट बनाना है या हार्ड बनाना है, ये उसके सल्फर कितना उसमें मिक्स किया है उसके ऊपर डिपेंड होगा। रबर को गर्म करते वक्त सल्फर उसमें गर्म किया है, सल्फर उसमें ऐड किया जाता है एंड यही चीज़ हमें बताएगी कि रबर की क्वालिटी क्या होगी, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रबर। तो ये हमें पता चलेगा एंड दैट इज कॉल्ड द वॉल्केनाइजेशन। दिस इज प्रोसेस इज वॉल्केनाइजेशन एंड दिस इज फॉर शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के लिए ये पूछा जाता है, तो मार्क कर दो, दिस इज फॉर शॉर्ट नोट। इरेजर, rubber ball toys are having a varied proportion of sulfur and rubber bands the proportion of sulfur is very small। जितना स्ट्रेचनेस चाहिए उस तरह से उसमें सल्फर की मात्रा होगी, ज़्यादा चाहिए तो उसमें कम होगा। हार्डनेस चाहिए, रबर को थोड़ा हार्डनेस चाहिए तो उसमें सल्फर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट चीज़ें मिलती है। अब हम लोग एक हिस्ट्री देखते हैं, दैट इज़ अ टायर्स, दैट इज़ अ गुडियर टायर्स। हम लोग गाड़ियों में टायर्स लगा देते हैं। ये टायर्स की क्या वैल्यू होती है? टायर्स क्या करते हैं, हमारे गाड़ियों को रोड के ऊपर ग्रिप देते हैं, जिससे समझो वो स्टील के व्हील्स होते, क्या होता, स्टील के व्हील्स होते तो स्लीप होती, हैवीनेस फील होता, आवाज़ क्रिएट होता। स्टील का व्हील रोड के ऊपर चलते जा रहा है, क्या होगा, स्टील या आयरन या मेटल जो भी है वो क्या है, सोनरस है, तो सोनरिटी साउंड क्रिएट करेगी और कितना साउंड क्रिएट होगा। सभी गाड़ियाँ चलती जा रही है, धन 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 आवाज़ आते जा रहेगा, इसीलिए रबर ये यूज़ करना स्टार्ट होगा। अब रबर ने क्या किया कि यहाँ पे आवाज़ कम कर दिए। सेकंड, इसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि जो ग्रिप पकड़ती है रोड के ऊपर, तो ये मिल गया ग्रिप। दूसरा, सस्पेंशन मिल गया, टायर खड्डे में जाते नीचे गिर के फिर से ऊपर आ जाता है, बराबर, तो ये ग्रिप मिल गया। तो ये सारी डिफरेंट क्वालिटी हमें उस टायर में मिली। The mixture of the rubber with the sulfur on the burning of the stove. After so the extinguish, he noticed that rubber had become a harder and less elastic. It repeats the experiment in the synthetic way in invert the process of vulcanization, hard tough the tire rubber, and therefore the revolution of change of the transportation। यही रिवॉल्यूशन हो गया। कौन? चार्ल्स गुडियर, उन्होंने ये चीज़ की थी और उनको पता चला कि इस तरह से हार्ड सब्सटेंस क्रिएट किया जा सकता है, मीन्स रबर थोड़ा हार्ड किया जा सकता है। तो चलो, दिस इज़ रबर टी, और इस तरह से उसको एक छाला मारा जाता है और यहाँ पे ऐसी पिन होगी जिससे वो इजीली रबर का लेटेक्स है वो परफेक्टली इसमें गिरे, तो ये किया जाता है। तो जिससे
पेड़ को ज़्यादा टाइम ये नहीं होता है कि एक पेड़ के साथ निकलने के बाद फिर उसमें 15-20 दिन के बाद ही उसमें दूसरा आता है, तो उस तरह से उसमें काम किया जाता है। चलो, रबर ट्रीज फाउंड इन द abundant in the Brazil and later this is plant in the other countries also. The botanical name of the rubber is Hevea bacillicis. ये उसका Hevea bacillicis ये उसका का नाम है। The maximum production of rubber it is in केरला। इंडिया में रबर का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? केरला। दूसरा कहाँ पे है हाईएस्ट? पहला कहाँ मिला था? ब्राज़ील। समझ लो कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन के नज़दीक। ओके, तो यानी यहाँ पे क्या चाहिए? डेंस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट एरिया में ही ये रबर के पेड़ मिलेंगे। चलो, तो नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करना है। ओके, अब ये पेपर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? तो सिंपल थिंग है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे चाहिए वुड। क्या चाहिए? वुड, ग्रास और प्लांट मटेरियल। उसे मैं लूँगा, उसको केमिकल से इससे ड्राई करके उसमें पानी भर के भिगो के रखूँगा, उसका बनाऊँगा पल्प को ग्राइंड करूँगा, ग्राइंड करने के बाद फिर उसको ड्राई करूँगा, फिर उसमें पानी और ये पल्प बना दूँगा। एक क्रीम जैसा प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा एंड देन मशीन उसको पेपर में कन्वर्ट कर देगी। और ये साइमल्टेनियसली पेपर में कन्वर्ट करते वक्त उसे ये प्रेस रोल्स होते हैं, एकदम प्रेस करके उसको निकालेंगे, तो जिस वजह से पानी भी वहाँ से निकल जाएगा और एक शीट क्रिएट हो जाती है। ये शीट धीरे धीरे आगे जाते जाते सूख जाएगी एंड ये रील में उसको बांध दिया जाता है और दैट इज अ रबर। वुड पल्प क्रिएट हुआ एंड देन पल्प यहाँ पे क्रिएट हो गया, फिर इस मशीन से प्रेस रोल्स होते हैं जिससे रील क्रिएट्स हो जाती है। ओके, ये समझ में आ गया? यस। अब नेक्स्ट पेज पे चलते। पेपर मैन्युफैक्चरिंग आपको पता चल गया है। नेक्स्ट, पेपर किस तरह से, अभी जो हम लोग ने एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पे है। पेपर इज अ सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म बाय द इंटरवीनिंग ऑफ द सेल्यूलोज फाइबर। ये क्या हो रहा है? दैट इज इंटरवीनिंग द सेल्यूलोज फाइबर इन ग्रास। सेल्यूलोज फाइबर्स क्या होते हैं? ग्रास के स्ट्रक्चर। आपने अगर ग्रास को देखा तो ग्रास के कैसे होते हैं? लंबे लंबे पत्ते होते हैं। यही एक फाइबरस सब्सटेंस होता है और उसे क्या किया जाता है? यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर द उसे बाउंड करने के लिए। एक दूसरे में घुल जाते हैं और इससे पेपर बनता है। वुड, रेग, वेस्ट पेपर्स ये बनते हैं। दस पेपर इज अ काइंड ऑफ द नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। यहाँ पे गिव रीजन है, गिव रीजन का क्वेश्चन है। दैट इज अ पेपर इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। ये गिव रीजन है, तो इसको परफेक्टली याद करना एंड आंसर इज हियर। ये पैरा उसका आंसर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। हाउ इज द पेपर मेड? तो जैसे हम लोग ने पहले ही देखा था कि किस तरह से है। यहाँ पे डिफरेंट पेपर बनाने के लिए डिफरेंट पेड़ या ग्रास यूज़ की जाती है और उसी के ऊपर पेपर की क्वालिटी होती है। मोस्ट ऑफ द देयर इज अ कॉनिफोरस ट्रीज लाइक द पाइन आर यूज्ड टू मेक द पेपर। Bark of the log or the tree is first removed. Why the bark is removed? Bark क्या होती है? ब्लैकिश कलर की होती है। bark क्या होगी? ब्लैकिश कलर की होती है। Bark of a tree
इज अ डेड सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है? एक्चुअली डेड सब्सटेंस होता है, जिस वजह से वो हार्ड होगा। तो ये पल्प क्या होगा? इवन नहीं क्रिएट होगा, ये पल्प इवन नहीं हो पाएगा। तो उसको इवन पल्प क्रिएट करने के पहले बार्क को निकाल देते। बार्क भी बहुत यूज़फुल होती है। ये बार्क को भी जो वुड के ऊपर का बाहर का बार्क होता है ना, उससे सॉडस्ट बनाई जाती है। या तो ये बार्क के डिफरेंट जो डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं होता। ह्यूमन बीइंग ऐसी चीज़ है कि वो हर एक चीज़ में से यूज़फुल चीज़ें ढूंढ लेता है, तो वो ढूंढनी चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो ये बार्क होते हैं ना, वो भी यूज़फुल होते हैं, तो उससे भी डेकोरेटिव भी चीज़ें बनती है और कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाई जाती है। सॉडस्ट से फिर वुडन ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट रिमूव द बार्क, वुड ब्रोकन इनटू स्मॉल पीस एंड मिक्स with the mixture of the piece and some chemical is kept soaking for a long time। उसे केमिकल में रखा जाता है बहुत उसको, क्योंकि इसमें मुझे क्या करना है? इस वुडन सेलुलोज को, वुडन सब्सटेंस में जो सेलुलोज है उसको ब्रेक डाउन करना है। ये जो वुड है ना, जो सॉलिड मटेरियल में होगा, ये थोड़ा सेमी सॉलिड होता है ना, उसको मुझे ब्रेक डाउन करना है, पतला कर देना है, लिक्विड की तरफ डाल देना है। तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे मोस्टली एसिड्स यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्म द पल्प एंड व्हेन द केमिकल प्रोसेस इज कंप्लीट द फाइबरस सब्सटेंस, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? फाइबरस सब्सटेंस फॉर्म एंड वुड पल्प इज सेपरेटेड, एंड ये सेपरेट किया हुआ फिर उसमें डिफरेंट डाई, मीन्स सिंपल थिंग है, जैसे वुड का कलर होगा तो पल्प भी उसी तरह से क्रिएट होगा, बराबर। पल्प भी क्या हो गया? उसी तरह से क्रिएट हुआ। अब ये पल्प का कलर सा पेपर बनेगा तो वो डिफरेंट लगेगा। तो मुझे अगर वाइट पेपर चाहिए तो उसमें डाई यूज़ करनी पड़ेगी वाइट कलर की, ब्लू पेपर चाहिए तो ब्लू लगेगा, रेड चाहिए तो रेड। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एंड द पल्प देन प्रोसेस फॉर द रोलर एंड ड्राइड एंड द पेपर इज फाइनल रील में कन्वर्ट हो जाएगा। द पेपर एंड द वुड आर क्लोज रिलेटेड है। टू सेव द ट्रीज नेसेसरी टू पेपर स्प्रिंगली, उसको परफेक्टली यूज करना चाहिए। सिंपल थिंग एक बताता हूँ, अप्रॉक्सीमेट आपको एक टन पेपर जब हम लोग यूज़ करते तभी हम लोग अप्रॉक्सीमेट 20 फुल ग्रोन ट्रीज को काट देते हैं। कितने? 20 ट्रीज को हम लोग तोड़ देते तभी 1 टन का पेपर क्रिएट होता है। एक ट्री ही 1 टन के आसपास होता है। ओके, तो ये पेपर क्रिएट करने के लिए मुझे 20 किलो 20 ट्रीज को मारना पड़ता है। ट्रीज ये लिविंग फैक्टर्स है, बराबर ना, उनको मुझे मारना पड़ता है और मुझे पेपर क्रिएट करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? पेपर क्रिएट करता हूँ। तो ये पेपर को हमें, जितना हम लोग पेपर को वेस्ट करेंगे उतने ही ट्रीज मरेंगे। और ट्रीज क्या है? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंस होते हैं। क्यों? ऑक्सीजन वही देंगे हमें, फ्रूट्स वही देते हैं, ये जो टेम्परेचर कंट्रोल रखना अर्थ का वही करते हैं, ग्राउंड वाटर वही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो दे रहे हैं, फिर भी हम उसको काटते हैं फॉर द पेपर। तो इसीलिए देयर इज़ वन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, पेपरलेस ऑफिस, ये एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। या पेपर को ही रिसाइकल किया जाता है, यूज़ पेपर को रिसाइकल करके उसे यूज़ किया जाता है, और जिससे वी कैन हेल्प आवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ओके, चलो, तो हियर एक ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट टेयर द ब्लैंक पेजेस, ब्लैंक पेजेस को
टेयर करके यहाँ वहाँ फेंकना बुरी बात। द ब्लैंक साइड ऑफ एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट, इनर साइड पोस्टर, इसको रफ नोट्स के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। जो पेजेस ऐसे हमें लिफलेट वगैरह ऐसे मिलते हैं या ऐसे पेजेस है जो एक साइड में ब्लैंक है और एक साइड में कुछ लिखा हुआ है, ओके, तो ऐसे पेजेस हमारे पास होंगे तो उसको रफ के लिए यूज़ कर लो। कुछ लिखने के लिए वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस करने के लिए, तो उसके लिए ये रफ पेजेस यूज़ करो। नेक्स्ट, देयर इज़ अ वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज़ पेंसिल एंड द स्लेट। पेंसिल और स्लेट, पेन जो होता है, पेन को हम लोग रब नहीं कर पाएंगे, पेंसिल को रब करके फिर से उस पेज को यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ अ स्लेट, अभी तो बहुत सारी अच्छी स्लेट्स मिलती है। छोटी सी वाइट बोर्ड है तो अपना जो टीचर्स आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, उसी टाइप का वाइट बोर्ड आपको छोटा भी मिलता है और यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चन आंसर्स और योर मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑन दैट स्लेट, उसके ऊपर कर सकते हो इजीली, ओके। एंड देयर आर द मेनी मोबाइल ऐप्स प्रोवाइड यू ऑनलाइन पेपर्स भी प्रोवाइड होता है वहाँ पे, तो आप उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। पेपर्स को हमें बचाना है, देन वी कैन सेव आवर ट्रीज, और ट्रीज को सेव करेंगे देन वी विल सेव आवर इकोलॉजी, इकोसिस्टम। कॉपरेट विद द पीपल हु कलेक्ट द पेपर एंड गार्बेज एंड बाय स्क्रैप पेपर, उनको स्क्रैप के लिए पेपर दे दो जिससे वो रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल पेपर फिर से हमारे पास आएगा। नाउ हियर इज अनदर थिंग्स, डू यू नो इंडियन फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यूज प्रिंट का चालू हो गई थी, एस्टैब्लिश इज अ नेपानगर। कहाँ पे हुई थी? नेपानगर इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, चलो, सिंथेटिक फाइबर और द थ्रेड। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक फाइबर और थ्रेड। अब मुझे पहला चाहिए फाइबर होता क्या है। एक्चुअली फाइबर होता क्या है? फाइबर मीन्स जो कॉटन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कॉटन को क्या होता है, कॉटन का प्लांट होता है, प्लांट से एक फूल क्रिएट होता है। फूल में क्या होते हैं? कॉटन के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। सीड्स के ऊपर कुछ फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं एंड देन वी मेक देम अ थ्रेड। इस फाइबरस सब्सटेंस से हम लोग उसका थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। और ये थ्रेड्स को बुना जाता है एंड मेक द क्लॉथ, ये क्लॉथ बना जाता है। सिंथेटिक फाइबर क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर्स आर द मैन मेड फाइबर्स, ये मैन मेड फाइबर होगा। दिस इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में क्या होगा? वुल, सिल्क, कॉटन, जूट, ये नेचुरल फाइबर्स है। जूट का प्लांट होता है, कॉटन का प्लांट होता है, सिल्क फ्रॉम द एनिमल, दैट इज अ सिल्क वर्म। दूसरा यहाँ पे क्या मिला? वुल। वुल क्या होता है? एनिमल। जो शिप्स होती है उनके हेयर्स होते हैं, उनसे हम लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बट सिंथेटिक फाइबर इज अ केमिकल फाइबर्स। हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस करके उसे फॉर्म करते हैं और ये फाइबर बहुत मजबूत होता है, ये फाइबर मजबूत होता है। उसी तरह से हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से उसको कलर या उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। नायलॉन, ये इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो हाइकिंग करने के लिए भी नायलॉन्स के रोप्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो इतना स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे दिस आर द सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पे एक, डू यू नो सिल्क इज़ अ नेचुरल थ्रेड। अब ये सिल्क का एक मस्त स्टोरी है। ये सिल्क वर्म होता है ना, ये, चलो, तो यहाँ पे एक दिया, फ्रॉम द कुकुम दैट इज 500 मीटर टू 1300 मीटर, एक ही
जो बंड होता है ना उससे ऑब्टेन होता है। इतना मीटर का थ्रेड मिलता है और ये थ्रेड इतना स्ट्रॉन्ग होता है और एकदम लंबा होता है और शाइनी होता है। क्या होता है? शाइनी। सिंपल है, आपने स्पाइडर का देखा है, जाला होता है, ओके। उसको हाथ मत लगा और दूर से देखो, उसके जो फाइबर्स स्ट्रक्चर होता है ना, उसका जो थ्रेड होता है वो थोड़ा शाइन करते रहता है। क्यों? ये उनके थूक के वजह से, मीन्स लार्वा के थूक के वजह से, मीन्स वो स्पाइडर के केमिकल्स के वजह से बने होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग होते। सेम यहाँ पे भी वही होता है। तो उसका एक मस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या स्टोरी था कि एक चाइना में राजा था, चाइना का राजा है, जिसके पास, जहाँ पे उसके गार्डन में बहुत सारे मलबरी ट्रीज थी। मलबरी ट्रीज जो इन्हें सिल्क को जो पपीते होते हैं, मीन्स जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मलबरी ट्रीज थी। उन्होंने देखा कि मेरे गार्डन के ट्रीज पत्ते कोई तो खा रहा है और बहुत बुरे लग रहे हैं। उन्होंने देखा तो ध्यान किया, डिस्कशन चल रहा था लोगों के साथ कि क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ सफ़ेद कलर के कैप्सूल जैसे बंड्स क्रिएट हुए, तो ये क्या है? ओके, वो ढूंढ रहे थे। एक दिन राजा बैठा था, उसमें चाय के प्याली में, उसके गरम चाय के प्याली में ऊपर से एक ककून गिर गया। ऊपर से एक ककून था ना, वो नीचे गिर गया चाय की प्याली में, और चाय गर्म होने के कारण वो स्प्रेड होने लगा। मीन्स उसका धागा है ना, वो खुलने लगा। अब उन्होंने देखा ये धागा खुला, राजा गुस्सा आ गया, तो मंत्रियों को बुलाया, ये क्या है देखो। तो मंत्रियों ने उसको देखा, तो ये एक धागे जैसा क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक थ्रेड जैसा क्रिएट हो रहा है, और ये थ्रेड इतना स्ट्रॉन्ग था कि हाँ, उनको भी ये लगा कि इससे क्या कर सकते हैं। अब आखिर चाइनीज़ दिमाग, उन्होंने उसको बुनाई वाले के पास दिया। इन्होंने उसको कलेक्ट किया और स्टीम, जो वाटर वेपर होता है ना, उसमें उसको उबाला जाता है। पानी में डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको स्टीम से उबाला जाता है, जो सिर्फ गर्मी क्रिएट करता है। स्टीम की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी क्रिएट हो गई। अब इसके धागे निकलने लगे। इस धागों को उन्होंने एक यान में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स यान क्या होता है? एक बंडल क्रिएट कर दिया और उससे क्लोथ बनाया। क्या बनाया? क्लोथ। अब ये क्लोथ इतना सिल्की, मुलायम और स्मूथ था, प्लस ये पहनने के बाद शाइन वगैरह करता था, तो ये हो गया सिल्क। और इसकी जो टेक्निक थी बनाने की, कैसे होता है, ये चाइना ने पूरा बंद रखा। ये क्लोथ सिर्फ चाइना के जो मिनिस्टर्स, जो राजा होते थे, वही पहना करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा माना जाता था। अब ये जो क्लोथ को उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ के राजाओं को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, पर उसकी टेक्निक किसी को नहीं दी। आपने नाम सुना होगा सिल्क रूट। सिल्क रूट ये नाम सुना होगा, ये इसी के ऊपर से आया। देयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिल्क, ये सिल्क के जो क्लोथ से उसे यूरोपियन कंट्रीज़, अरेबियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड बढ़ने लगी, तो उसी रूट से वो ट्रैवल करते थे, इसीलिए उसका नाम हिस्ट्री में सिल्क रूट रखा गया। क्या रखा गया? सिल्क रूट। तो ये चाइना की देन है। तो ये सिल्क पर बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया, और इसे फाउंड करने के चक्कर में और एक चीज़ यूरोपियन लोगों ने ढूंढ ली,
वो भी हम लोग देखने वाले हैं और उसकी भी मैं स्टोरी बताऊंगा। तो सिल्क की स्टोरी हो गई। चलो सिल्क के पास आते हैं। चलो फर्स्ट टाइम, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम दैट इज द थ्रू दैट द आर्टिफिशियल yarn could be produced to meet the clothing need the increasing demand और increasing population को मध्य रखते हुए हम लोग क्लोथिंग को और बढ़ाना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो। नेक्स्ट, innumerable kinds of the synthetic and artificial threads are now available. Here is a nylon, duron, terylene, polyester, rayon and the name of various synthetic threads. ये different threads हम लोग ने क्या कर दिए, इन्वेंट कर दिए। ओके और ये सारे इन्वेंशन थे ना भाई, सिर्फ सिल्क कैसे बनता है इसके लिए था, क्योंकि सिल्क के क्लोथ उस टाइम पे सिर्फ चाइना बनाता था। चाइना किसी को इसने ये पूरी लॉक टेक्नोलॉजी थी, वो किसी को बताया नहीं कि ये सिल्क कैसे बनती है। जब ब्रिटिश, फ्रेंच एंड अमेरिकन कॉलोनीज चाइनाज में हुई, चाइना में आ गई ना, वो भी कॉलोनीज थी उसमें, चाइना में भी एज पर द इंडियंस। इंडियन की जिस इंडिया पे जैसे ब्रिटिश का कंट्रोल था, उसी तरह से कुछ पार्ट पे ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज का भी कंट्रोल था चाइना के। और तभी उनको ये पता चला कि ये कैसे बनते हैं। ओके तभी ये टेक्निक्स बाहर आने लगी। प्रिंटिंग टेक्निक चाइना के पास थी पहले, वो किसी को भी पता नहीं थी, फिर उसके बाद वो बाहर आई। ओके एंड देन यूरोपियन स्टार्ट प्रिंटिंग द बाइबल्स को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया यूरोपियंस ने। तो यहाँ पे हमें मिले different fibers. Here almost all articles are made up of the natural and synthetic fibers. तो पहले जो ओल्डन टाइम में हम लोग नेचुरल फाइबर यूज करते थे, अब बहुत सारी जगह पे सिंथेटिक थ्रेड्स यूज करते हैं। फर्स्ट आ गया नाइलॉन। ये नाइलॉन थ्रेड क्या होता है? These threads are invented in the same time of New York and London, therefore it's called the NY. ये थ्रेड ऐसी चीज़ है जो एक ही टाइम पे इन्वेंट हुए न्यूयॉर्क एंड लंदन, इसलिए इनका नाम न्यूयॉर्क NY एंड द LON लंदन, नाइलॉन, इस तरह से हुआ। That is combined with the nylon. Nylon thread is a shine and the strong, transparent and water resistance. क्यों हुआ था? सिल्क ढूंढने के चक्कर में। Here is a transparent था, strong था and water resistance. They used to manufacturing cloth, fishing nets and ropes. ये बनाने चालू हो गए। ओके और एक अभी क्रिएट हो गया, दैट इज रेयॉन। नाइलॉन समझ में आ गया, ये मैनमेड था टोटल। अब धीरे धीरे उन्होंने एक और एक फाइबर क्रिएट किया जो नेचुरल फाइबर, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल था, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल था। तो हियर दिस इज look like a silk, that is rayon. ये क्या था? रेयॉन। इट्स अ डुप्लीकेट सिल्क। रेयॉन क्या था? डुप्लीकेट सिल्क था। सिल्क को ही ढूंढने के चक्कर में ये दोनों चीज फॉर्म हो गई थी, दैट इज रेयॉन। कॉटन एंड वुल पल्प इज डिजॉल्व इन द केमिकल दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कर दिया इसमें? कॉटन लिया, वुड पल्प लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसको भिगो दिया। अब इससे बनाया, then obtain this solution helps the machines and as the thread is a shine and the strength is called the synthetic
सिल्क। यही था एक सिंथेटिक सिल्क। उसका जो कलर शाइनिंग था, कॉटन का शाइनिंग डिफरेंट, वुड का शाइनिंग डिफरेंट, अब ये दोनों को मिला दिया एंड क्रिएट द सिंथेटिक सिल्क कॉल्ड द रेयॉन। अब ये रेयॉन आने के बाद सिल्क के कपड़ों का रेट बहुत डाउन हो गया। रेयॉन आने के बाद सिल्क के कपड़ों का रेट डाउन हो गया। तो जो सिल्क रूट का जो इम्पोर्टेंस था वो यहीं से कम हो गया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि ये सस्ता था, ये तभी बहुत सस्ता था। तो ये सबसे ज़्यादा चलेगा, देन वो महंगा। अब ये कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल कर दिया, रेयॉन को कॉमन पीपल के लिए में भी अवेलेबल कर दिया, और जिस वजह से ये और ज़्यादा क्रिएट होने लगा। मीन्स इसमें और डिफरेंट इन्वेंशंस होने लगे, स्टाइल, फिर उसमें कलर्स, ये सब आने लगे, तो और अट्रैक्शन बढ़ने लगा। दे अपीयर टू द शाइनिंग ब्राइट एंड लाइक द सन रेज एंड हेंस दे कॉल द रे ऑन। रे ऑन, सन रेज जैसी शाइनिंग, सिल्क जैसी शाइनिंग थी इसमें, और ये हो गया रेयॉन। समझ में आ गया? तो ये आर्टिफिशियल सिल्क था। ओरिजिनल सिल्क का स्टोरी मैंने आपको बता दिया, ये आर्टिफिशियल सिल्क था। चलो नेक्स्ट इज डेक्रॉन, टेरिन एंड थेरिन। These are the various hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन मीन्स जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों कंबाइन होते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसके बारे में आपको आने वाला है 9th स्टैंडर्ड में, हाइड्रोकार्बन कैसे क्रिएट होते हैं और क्या होते हैं, वो 9th स्टैंडर्ड में आ जाएगा। अभी सिर्फ नाम याद रखो, ज़्यादा लोड मत लो। तो हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स एंड यूज मेक द पॉलियर चेन, पॉलीमर चेंज किया जाता है। पॉलीमर, पॉलीमर मीन्स, पॉली मीन्स अनेक और ज़्यादा, मर मीन्स ये लॉक्स, पॉलीमर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। द सोल्यूशन ऑफ सच पॉलीमर इज पास थ्रू द straightener and the fine hole and the fiber form from the cooling। ये एकदम गर्म इसमें से उसको निकाला जाता है, कूल होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड क्रिएट होता है। इट्स कूलिंग इज अ लॉन्ग अनब्रोकन एंड द थ्रेड्स आर द ट्विस्टेड एंड ऑब्टेन द यार्न। उसको और ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। ओके, तो different types of chemicals are used to the threads, the various properties, and the threads name is a डेक्रॉन, टेरिन एंड थेरिन। ये यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। मीन्स with the help of the chemicals, with the help of the different chemicals, we are starting a new forms और new fibers को हम लोग ने फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, बराबर। तो ये न्यू फाइबर्स को हम लोग ने डिफरेंट यूजेस के लिए फॉर्म किया। ओके, चलो तो न्यू वर्ड्स, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एंड कार्बन। कार्बन ये फॉसिल फ्यूल होता है, हाइड्रो जो बर्न होता है, तो हाइड्रोकार्बन हुआ। पॉलीमर, पॉलीमर चेन, पॉली, पॉली मीन्स अनेक, दैट इज लॉन्ग continuous chain form in the small interlink chemical unit, interlink chemical unit। poly means polymer, chemical के वजह से एक अनेक चेन क्रिएट हो जाती है। ओके, चेन्स क्रिएट हो जाती है और ये पॉली हो गया, तो ये केमिकल के वजह से बना हुआ एक थ्रेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। एडवांटेजेस क्या क्या है? चलो एडवांटेज, अब लोग सिर्फ सिंथेटिक फाइबर देखने वाले जो
एनिमल वगैरह थे वो हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, इतना ध्यान रखो। ओके, तो दिस फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर ऑन द मास सेल, बहुत ज़्यादा प्रमाण पे कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द मैन मेड, और कुछ ना कुछ मिक्स करके हम लोग उसको बढ़ा ही देते हैं। ओके, तो ह्यूमन बीइंग उसमें बहुत इसमें हम लोग एक छोटा आंसर भी एकदम बड़ा बना सकते हैं कि नहीं, उसी तरह से। कॉस्टलेस, कॉस्ट बहुत कम है। देन द स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल, बहुत बार यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक उसको यूज़ कर सकते हो। वाटर रिपेलेंट, एंड ये जल्दी सूख जाते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। हेंस डू नॉट रोट और गेट वेट, ये भीगते नहीं है जल्दी। दे आर ड्राई इजीली, लाइट वेट एंड कंफर्टेबल, ये लाइट वेट होते हैं एंड कंफर्टेबल है। दे हैव अ शाइन एंड हेंस अपीयरेंस टू वेरेंस, मीन्स एक शाइन होने के वजह से एक अपीयरेंस आता है, अच्छा सोबर फील होते हैं, बराबर। तो ये मिलता है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स आर रिंकल फ्री, सिंपल, आपने बहुत सारे देखेंगे, रिंकल फ्री जीन्स, रिंकल फ्री पैंट्स, रिंकल फ्री शर्ट्स, तो ये सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। हमें इस्त्री वगैरह आयरन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, धोया झटका पहन लिया, तो ये रिंकल फ्री। बहुत सारे जो टी शर्ट्स होते हैं ना वो इससे बनते हैं। ओके, तो ये रिंकल फ्री होते हैं, टी शर्ट को कोई प्रेस नहीं करता, प्रेस करेगा तो वो ख़राब हो जाता है। ओके, चलो अब शॉर्ट कमिंग्स क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस, ये क्या होंगे उसके डिसएडवांटेजेस, मीन्स इसके ये क्लोथ्स में प्रॉब्लम क्या है, ये क्लोथ्स में, अभी तो उसका एडवांटेजेस हम लोग देख लिए, पर ये क्लोथ में प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो देखते हैं। दे आर अ वाटर रिपेलेंट सो नॉट ऑब्जर्व स्वेट, कॉटन स्वेट ऑब्जर्व कर लेता है एंड कूल इफेक्ट हमें देगा, बट दीज जो सिंथेटिक फाइबर है वो वाटर को बाहर छोड़ के रखते हैं, मीन्स इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सिल्क के कपड़े, जो नायलॉन के कपड़े होते हैं ना, उसमें हमें गर्मी ज़्यादा होती है, बराबर। तो ये हो गए नॉट ऑब्जर्व द स्वेट। नेक्स्ट, अ थ्रेड कीप द स्किन मॉइस्ट एंड कॉजेज द स्किन डिजीज, हमें इस वजह से जो ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो जिस जगह पे हमें पसीना आता है वो स्किन के साथ ही मॉइस्ट रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज इंक्रीजेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और ये क्या करेगा, हमें डिजीज होते हैं। सिंथेटिक क्लोथ आर अनकंफर्टेबल व्हेन स्पेशली इन समर में ये हीट हो जाते हैं, ये गर्म हो जाएंगे, प्लस पसीना सोख नहीं रहे तो और गर्मी बढ़ेगी, तो सिंथेटिक क्लोथ इसमें समर में यूज़फुल नहीं होते। एंड दैट्स वाई इंडिया में मोस्टली हम लोग कॉटन यूज़ करते हैं, कॉटन के क्लोथ यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर, केमिकल से बने हुए, पेट्रोकेमिकल, दैट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, क्या बोला था, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, इट इज़ जो हाइड्रोजन होता है ना वो खुद बर्न कर लेता है, तो इस वजह से ये जल्दी आग पकड़ लेंगे। इफ इट्स कैच फायर क्लोथ स्टिक टू द स्किन, स्टिक हो जाते हैं, सिल्क की साड़ियाँ, तो ये अगर जल गई तो स्किन को टच कर जाती है, मीन्स वो पकड़ लेती है पूरा। प्लास्टिक कैसे, प्लास्टिक जलने के बाद क्या होता है, प्लास्टिक हम लोग जलाते हैं तो कैसा होता है, एकदम चिपक जाता है ना, इसी तरह ये सिल्क होता है, इसी तरह ये सिल्क होता है। These fibers are not decomposed by microorganism because it is not a natural, ये नेचर होता तो ऑटोमेटिक ये डिकम्पोजर्स उसको खा लेते, बट
ये नेचुरल नहीं है तो डिकम्पोजर्स उसको वेस्ट नहीं कर सकते, उसको डिकम्पोज कर ही नहीं सकते, तो ये वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या मिला, ट्रीज को सेव करना चाहिए, फॉर उसके लिए क्या करो, पेपर्स को बचाओ। एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ हम लोग ने डिसएडवांटेजेस भी देखे। मीन्स इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट सब्सटेंस। क्या देखे हम लोग ने, डिफरेंट ऐसे सब्सटेंस देखे जो हम लोग ने अपने लिए बनाए। दैट इज वन इज अ नेचुरल सब्सटेंस विच इज अवेलेबल इन नेचुरल एंड सम आर द आर्टिफिशियल सब्सटेंस, जिसको नेचुरल सब्सटेंस को हम लोग ने कुछ चेंजेस करके आर्टिफिशियल सब्सटेंस बनाए। दैट इज मैन मेड सब्सटेंस और सिंथेटिक सब्सटेंस, ये हम लोग ने बनाए। तो दिस सब्सटेंस आर वेरी मच डेंजरस फॉर द नेचर, ये नेचर के लिए थोड़े डेंजरस है। ओके, तो ये हम लोग ने एज पर आवर कंफर्टेबल, हमें जो अच्छा लगता है उस तरह से हम लोग ने उसको बना दिया। ओके, चलो तो नाउ एक ये देख रहे थे, रिकैप देख लेते। यस, वी यूज टू मटेरियल्स, नेचुरल एंड मैन मेड। Natural material are biotic, abiotic, and biotic material is a plant or animal. Biotic material plant और animal से होगा। Rubber, paper, synthetic fiber, important man-made material. Rubber, paper and synthetic fiber ये important man-made material है। उन्होंने अपने लिए यहाँ पे केमिकल यूज़ किए ना, रबर से, रबर को जो टायर्स होते, टायर को फिर से रबर यूज़ किया जाएगा, फिर से उसको रिवर्स किया जाएगा? नो, दीज आर द इरिवर्सिबल चेंजेस। हियर पेपर, वुड बनाया जाएगा? नहीं, इरिवर्सिबल चेंजेस। सिंथेटिक फाइबर से फाइबर फिर से फॉर्म किया जाएगा? नो, इट्स अ इरिवर्सिबल चेंजेस एंड दैट्स व्हाई इट्स अ मैन मेड। ऑल द बहुत सारे जो मैन मेड चेंजेस हैं, दीज आर द इरिवर्सिबल चेंजेस, दीज आर द irreversible changes. Man-made material are obtained by using certain process. Man-made material को हमारे लिए केमिकल प्रोसेस से हम लोग उसको फॉर्म करते हैं। बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड हियर वी फॉर्म द मैन-मेड मटेरियल। तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस एंड देयर यूजेस एंड वी आर क्लासीफाई देम इनटू मैन-मेड एंड नेचुरल, इसमें हम लोग ने इसमें क्लासीफाई कर दिया। हियर वी सम गिव्स द नोट्स एंड द क्वेश्चंस ऑल्सो। रीड दिस लेसन केयरफुली अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। कुछ ही पर्टिकुलर यहाँ पे आपको क्वेश्चंस हैं, परफेक्टली रीड करो, यू कैन ईजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, देन we will stop here. Next time we will meet with new story, new chapter. Okay, chalo, I hope you understand this. Thank you very much and we will meet again next lesson. Good day.